अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार्स विद ईश के। आज का सेशन बहुत ही स्पेशल और एक डिफरेंट टॉपिक पे है। हमारा आज का सेशन है रिलेशनशिप डेवलपमेंट इंटरवेंशन, दैट इज़ आरडीआई पे। हम कोशिश करेंगे कि इस सेशन में इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकें। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस लाते रहेंगे। सो आपसे यही रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें, सो दैट आप तक वीडियोस और सेशंस की नोटिफिकेशंस टाइमली पहुंच सकें। इसके अलावा अपने आसपास दीगर पेरेंट्स तक इस इंफॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के काम आ सके। चलते हैं आज के सेशन की तरफ। और आज के सेशन में हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है डॉक्टर शगुफ्ता जबीन ने, जो कि पीडियाट्रिशियन हैं। इसके अलावा नेचुरल प्ले थेरेपी कोच हैं और पाकिस्तान की पहली आरडीआई कंसल्टेंट इन ट्रेनिंग है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा कि आपने इस सेशन के लिए टाइम निकाला, इस टॉपिक के लिए टाइम निकाला, एंड वेलकम टू आवर चैनल। Thank you so much, Mayuk Kamran Saab. I'm happy to be here. राइट। सो डॉक्टर साहब, टॉपिक पे जाने से पहले मैं चाहूँगा, बहुत से लोग आपको जानते भी हैं और नए पेरेंट्स आते रहते हैं, उनके लिए मैं चाहूँगा कि हमने आपका बिल्कुल मुख्तसर सा तारुफ पेश किया है, तो मैं चाहूँगा कि आप अपना तारुफ थोड़ा सा करा दें हमें, एजुकेशन वाइज और आपका एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज वाइज, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस एंड आवर व्यूअर्स। जी बिल्कुल। जैसे आपने ये तारुफ तो करा दिया है कि आई एम ए पीडियाट्रिशियन एंड आई एम ए नेचुरल प्ले थेरेपी कोच और पाकिस्तान की पहली आरडीआई कंसल्टेंट इंशाल्लाह सून। दूसरा इससे बड़ा तारुफ मेरा ये है कि मेरा एक 16 साल का बेटा है हु इज ऑटिस्टिक। और मेरी जिंदगी में आप कह लें कि जो टर्निंग पॉइंट था वो उसके डायग्नोसिस के बाद ही हुआ, क्योंकि उससे पहले तो मैं बिल्कुल एक नॉर्मली थ्राइविंग पीडियाट्रिशियन थी, जिसका कि यही मकसद था कि मैंने क्लिनिक और हॉस्पिटल में जॉब करनी है और बस दैट्स इट। लेकिन अल्लाह ने जब मुझे मेरे दूसरे बेटे से नवाजा और उसका डायग्नोसिस हुआ, तो उसके बाद जो है चीज़ों ने बिल्कुल एक और टर्न ले लिया। एंड देन एट दैट टाइम, बिकॉज मुझे इवन बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ पीडियाट्रिशियन, ऑटिज्म के बारे में नहीं पता था, क्योंकि तब पढ़ाया नहीं जाता। तो आई हैड टू स्ट्रगल अ लॉट इसके बारे में जानने में, इसके बारे में थेरेपीज के बारे में रिसर्च करने में, और कितनी थेरेपीज यहाँ अवेलेबल हैं आज से 15 साल पहले। तो अब तो जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं तब तो हम सोच भी नहीं सकते थे। और मेरे बेटे का डायग्नोसिस जब हुआ तो वो मॉडरेट टू सिवियर एंड में था। सो आई हैड टू लाइक क्विट माय जॉब और सारा मैंने फोकस फिर उसी पे किया। उसके बहुत फूड एलर्जीज थे और बहुत ज़्यादा इश्यूज थे उसके, तो काफ़ी मुझे उसके साथ काम करना पड़ा। एंड देन हमने बिहेवियरल थेरेपी के साथ और इन सारी चीज़ों के साथ ही स्टार्ट लिया डाइटरी रिहैबिलिटेशन और चेंज, जैसे ग्लूटेन फ्री केसिन फ्री डाइट, क्योंकि बहुत हाई एलर्जीज थी उसकी ग्लूटेन से केसिन से। तो जब 6 साल तक भी पहुंच गए जब हम, और हम बहुत इंटेंसिव बिहेवियरल थेरेपी हमने की और 40-40 घंटे हफ्ते में, और होम प्रोग्राम अलहदा और थेरेपी अलहदा और स्पीच और ओटी। तो मैं 6 साल के बाद भी ये चीज देखती थी कि इस लड़के में किसी किस्म का कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कि मतलब हम्म। उसको मेरे पास आना भी अगर होता था तो वो इट वाज लाइक मियरली लाइक मी एज अ टूल फॉर हिम, कि जिससे हम्म। वो अपना काम निकलवा ले। अदरवाइज देयर वाज नो इमोशनल कनेक्ट, देयर वाज नो इमोशनल अटैचमेंट, और इस चीज से मुझे बहुत फील हुआ करती थी ये चीज। तो 6 साढ़े 6 साल का जब हैदर हुआ तो फिर मुझे ढूंढते ढूंढते आई स्टम्बल्ड अपॉन सनराइज। और सनराइज प्रोग्राम जो है तब भी हमारे यहाँ कोई इतना उसके बारे में किसी को पता नहीं था। और उस 2014 की मैं बात कर रही हूँ। तब मैं अमेरिका गई एंड आई डिड द सनराइज प्रोग्राम। उसका जो स्टार्टअप प्लान है फॉर द पेरेंट्स वो मैंने किया, और जब मैंने वापस आके अपने बेटे के साथ काम करना शुरू किया, तो 6 months down the line, for the first time, I noticed that level of recognition in his हम्म। eyes. कि he was coming to me because I'm his mom and he's looking up to me, not because कि उसको कुछ चाहिए था। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही, आप कह लें कि it was a huge moving factor for me. And then I moved into this side, relationship based therapy, play based therapies में। और हम 4 साल हम करते रहे। उसके बाद जब हैदर 10 साल के हुए तो मुझे लगा कि सनराइज के लिए अब वो बड़े हो गए, बिकॉज उनको हम्म। अच्छा नहीं लगता हम्म। था जब मैं उनको बहुत ज्यादा एंटरटेन करती थी या एक्साइटेड होती थी। एंड देन वी लाइक अल्लाह ताला ने आपका इंतजाम किया होता है मुख्तलिफ औकात के लिए। तब मुझे नेशनल प्ले थेरेपी के बारे में पता चला। नेशनल प्ले थेरेपी भी ऑटिस्टिकली इंक्लाइंड एक ऑर्गेनाइजेशन है कैलिफोर्निया में। हम्म। वहाँ उनकी फाउंडर हैं जूली सेंडो। वो पहले सनराइज फैसिलिटेटर थी, बाद में शी स्टार्टेड हर ओन कंपनी।
तो उनके साथ मैंने किया। आई थिंक नेशनल प्ले थेरेपी समथिंग जो कि आज भी हम अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं। उसने हमें बहुत ही एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट है कि जो साइकोलॉजी में आप डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ प्ले को आप देखते हैं ना, तो उस उनमें कि वही सारी स्टेजेस ऑटिस्टिक बच्चों में कैसे अप्लाई होती हैं और आपने किस तरह उन स्टेजेस के हिसाब से उनको रिस्पॉन्ड करना होता है। आई थिंक दैट वाज द गेम चेंजर फॉर अस। हम्म और जितने ये मुश्किल साल थे पिछले 2 प्यूबर्टी के और उससे पहले के, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े सुकून से हमने नेविगेट किया उनको। और फिर ये हम्म कि जैसे इंसान खूब से खूबतर की तलाश में होता है, आज से 3 साल पहले जब मेरा बेटा माशाल्लाह इतना सेल्फ सफिशिएंट हो गया कि मैं अपने आप के बारे में, बाकी लोगों के बारे में सोचना मैंने शुरू किया। सोचना मैं तभी कर चुकी थी जब मैंने नेशनल प्ले थेरेपी की थी, तब मैं मलेशिया में थी। आई स्टार्टेड हम्म वर्किंग विद पेरेंट्स बैक देन। फिर मैं हम्म पाकिस्तान जब आई तो आज से 4 साल पहले, तो फिर मैंने यहाँ पे काम करना शुरू किया। एंड देन आई स्टार्टेड फिगरिंग आउट मोर एंड मोर के कितनी ज़रूरत है यहाँ पे लोगों को एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच की। बिकॉज हर बच्चा जब एक खास एज तक पहुंचता है तो वहां जाके बहुत सारे ऐसे इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं जो आप खाली बिहेवियर थेरेपी से टैकल नहीं कर हम्म सकते। और हम्म पेरेंट्स दे आर एट अ लॉस कि हमारा कोई कनेक्शन नहीं है हमारे बच्चे से, एंड हाउ टू रीच टू देम। तो उस हम्म केस में फिर ये कि मुझे था कि नेशनल प्ले थेरेपी की मेरी जो अपनी ट्रेनिंग थी या सनराइज की, दे डिड नॉट गिव मी इनफ ऑफ अ क्रेडेंशियल टू वर्क ऑन एन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। And हम्म that's how I ended up with RDI. RDI is Relationship Development Intervention. अब चूंकि ये एक relationship based intervention है, yet it is evidence based. There's a lot of research behind it. It is a structured program, and it comes with a credential of me as an RDI consultant to be able to work with anyone anywhere in the world. So it ओके gives me that credential. तो ये आप कह लें कि तस्वीर सी स्टोरी है राइट। अब तक यहाँ नहीं नहीं, की। काफ़ी मुख्तसर तो है लेकिन काफ़ी जामे है, और लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी कि जो पीछे बैकग्राउंड सारी स्टोरी है वो लोगों को पता चले तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। अच्छा, हम आरडीआई का हमने नाम ही सुना है ज़्यादा पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा इस पे बात नहीं सुनी गई। पिछले दिनों आपने कुछ सेशन किया था ऑटिज़्म रिसोर्स ग्रुप वाले प्लेटफ़ॉर्म पे भी, जी जी वहाँ पे मैंने जी। देखा। तो हम अपने व्यूअर्स के लिए भी और अपने लिए भी, अपनी एजुकेशन के लिए सबसे पहले तो यही पूछना चाहेंगे कि ये आरडीआई है क्या? क्या इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर ये स्टैंड करती है? इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन हमें दें। एक्चुअली आरडीआई इज रिलेशनशिप डेवलपमेंट इंटरवेंशन। आप इसका नाम ही सुनते हैं ना तो आपको काफी अंदाजा हो जाता है कि हुँ, ये बेस किस चीज पे कर रही है। इसका जो मेन फोकस है, जो 2 लोग जिन्होंने इसको वर द फाउंडर्स, डॉक्टर स्टीवन गटस्टीन और डॉक्टर रेचल शीली, ये दोनों देयर हस्बैंड वाइफ, दोनों हुँ, पीएचडी डॉक्टर्स हैं। और इनका जो डॉक्टर गटस्टीन, क्योंकि खुद भी ही हैज बीन एडीएचडी, और उनके अपने जो इश्यूज थे, व्हेन ही रिसर्च्ड अपॉन हिमसेल्फ एंड देन ही वर्कड विद मोर देन 1000 चिल्ड्रन, और उनके न्यूरो डेवलपमेंटल स्टेजेस को जब उन्होंने सारा स्टडी किया, तो देन व्हाट ही फिगर्ड आउट एट दैट टाइम इज के न्यूनेटल एज, यानी कि इन्फेंसी की एज, सॉरी, यानी कि पहला 1 साल और उसके बाद जो टॉडलर ईयर्स है, पहले 2 साल में बच्चे और माँ बाप, ये दोनों जो हैं, ये एक ऐसे रिलेशनशिप में होते हैं जिसको आप गाइडेड पार्टिसिपेशन रिलेशनशिप कहते हैं, ओ जिसमें पेरेंट्स जो हैं उनका रोल है एज अ गाइड, और बच्चा जो है ही इज एन अप्रेंटिस, जो हुँ, वो अपने माँ बाप से सारी चीजें सीखता है अपने घर के इन्वायरमेंट में। अनफॉर्चुनेटली एक ऑटिस्टिक बच्चा जो है, जैसे उसके ब्रेन की वायरिंग चूंकि डिफरेंट होती है, तो वो उस गाइडेड पार्टिसिपेशन से फायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ उस तरह से कम्युनिकेट नहीं करता, उनको रिस्पॉन्ड नहीं करता। और पेरेंट्स भी फिर क्या करते हैं कि वो उनकी सारी तवज्जो इस चीज पे हो जाती है कि कैसे चीजों को सेम रखा जाए, कैसे चीजों हुँ, को एक ऐसी सिचुएशन में रखा जाए कि ज्यादा मसला ना हो। तो आरडीआई का फोकस ये है कि जो गाइडेड पार्टिसिपेशन रिलेशनशिप है, जो कि ऑटिस्टिक बच्चे में और पेरेंट में डेवलप नहीं हो सकी, उसको डेवलप करना। दैट इज व्हाई इट इज रिलेशनशिप डेवलपमेंट इंटरवेंशन। हुँ, क्योंकि बच्चे जो हैं उसी सूरत में सीखते हैं जब वो अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ अपनी सेफ एनवायरनमेंट में होते हैं। तो जो हुँ, चीज वो पहले 2 साल में नहीं सीख सके, उन्हीं एक्सपीरियंसेस को बेसिकली वी हैव टू रिक्रिएट दोज एक्सपीरियंसेस इन आरडीआई प्रोग्राम। ओके, ओके। अच्छा, एक चीज़ हमें थोड़ा-सा, क्योंकि ये नई चीज़ है हमारे लिए रिलेटिवली, बाहर तो इस पे काफ़ी काम होता रहा है, काफ़ी पुराना है, ये नहीं है कि ये नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बात नहीं होती तो पेरेंट्स को पता भी नहीं है, बहुत सी चीज़ें
तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो आरडीआई अप्रोच है, ये कैसे डिफरेंट है फ्रॉम अदर थेरेप्यूटिक अप्रोचेस जो एग्जिस्ट करती हैं? कैसे, कहाँ हम्म। पे डिफरेंस आता है ज़्यादा? अच्छा, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल, क्योंकि जाहिर है एज पेरेंट्स हम भी अगर कोई थेरेपी या कोई अप्रोच देखते हैं तो सबसे पहले उसका कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। हुँ, तो आरडीआई का फर्क जो है बाकी थेरेपी से इस तरह से है कि आरडीआई फोकस करता है कोर डेफिसिट्स ऑफ ऑटिज्म के ऊपर। अब हुँ, मतलब ये कह ली कि जैसे इफ आई वुड गिव यू एन एग्जांपल कि जैसे एक अगर एक बच्चा है, वो किसी नए एनवायरनमेंट में जाता है और वो वहां पे हैंड फ्लैपिंग करना शुरू हो जाता है। हुँ, तो हम जो है बज़ाहिर यही देख रहे हैं कि एक बच्चा है वो हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, ठीक है। बट ये जो बिहेवियर है दैट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, ठीक है, हुँ, जो कि वो उसकी बॉडी शो कर रही है ऑन द आउटसाइड, वट एवर इज हैपनिंग ऑन द इनसाइड, कि उसकी जो एंजाइटी है एक नई जगह पे, जो उसका खौफ है नॉट टू बी एबल टू रेगुलेट हिमसेल्फ, वो कोर डेफिसिट है जो कि वहीं का वहीं है। उसके ऊपर काम नहीं हुआ, तो जो बज़ाहिर एक हैंड फ्लैपिंग नजर आ रही है उसके ऊपर हम काम कर, ठीक है। एंजाइटी हो रही हुँ, है, लेकिन एंजाइटी को किस तरह से हम कम कर रहे हैं, उसकी डिफरेंट अप्रोचेस हैं, डिफरेंट उसमें इंटरवेंशंस में। आइडिया में ये है कि जो कोर डेफिसिट्स हैं, जैसे एक ऑटिस्टिक बच्चे के डिफरेंट कोर डेफिसिट्स में सबसे पहला डेफिसिट ये है कि द चाइल्ड इज अनएबल टू इनहिबिट हिमसेल्फ। हुँ, मतलब ये कि किसी भी सिचुएशन में आप देखें कोई बच्चा है एकदम हो जाएगा, तो वो उसने वही करना जो उसने करना है, उसने वो अपने आप को रोक नहीं पाता वो हुँ, काम करने से, जो कि वो कर गुजरता है, चाहे वो चाह रहा है या नहीं चाह रहा, दैट इज अनदर स्टोरी। सो द ओके, एबिलिटी टू सेल्फ रेगुलेट इन अ सिचुएशन, दैट इज वन ऑफ द कोर डेफिसिट्स ऑफ ऑटिज्म। देन जो हुँ, एबिलिटी टू रियलाइज कि आपका किसी सिचुएशन में रोल क्या है। मतलब अगर हुँ, मैं और आप दोनों बात कर रहे हैं तो आई एम द स्पीकर एंड यू आर द लिसनर, ये हमारे हुँ, रोल्स हैं, हुँ, ठीक है। अगर फर्ज करें कि मैं किचन में हूँ और मैं खाना किसी को डाल के दे रही हूँ, तो आई एम द पोरर, द अदर पर्सन इज द टेकर, या आई एम द गिवर, ही इज द रिसीवर। ये हुँ, हमारे रोल्स हैं लाइफ में डिफरेंट किस्म के। तो अपने एक्शंस को दूसरे के हिसाब से एडजस्ट करना, अगर कोई तेज चल रहा है तो मैं उसके साथ तेज चलूं या मैं आहिस्ता ही रहूं, मैंने कैसे मैच करना है। सो हुँ, दैट हुँ, एबिलिटी टू को रेगुलेट विद ईच अदर, दैट इज अनदर कोर डेफिसिट ऑफ ऑटिज्म। फिर तीसरा कोर डेफिसिट है जॉइंट लर्निंग, जॉइंट एंगेजमेंट, कि हम हुँ, एक इकट्ठे किसी एक चीज के ऊपर फोकस करके उसके बारे में बात करें, उससे लर्न करें। फिर कम्युनिकेशन है, इंटरपर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंटरपर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुराद ये है कि मैं किस हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ किसी सिचुएशन में, ओके, राइट। अब एक हुँ, ऑटिस्टिक हुँ, बच्चा है, वो तो बैठा है, तो वो तो द चाइल्ड डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल दे मे स्टे टोटली अलूफ इन एन हुँ, एनवायरनमेंट जहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, कि वो बिल्कुल अपने आप में रहते हैं, लेकिन टू इनेबल टू रियलाइज कि मेरी इस सिचुएशन में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज अ कोर डेफिसिट। फिर हुँ, ये कि ऑटोनॉमी, एक सेंस ऑफ सेल्फ, दैट इज अ कोर डेफिसिट। तो हुँ, आरडीआई जो है वो इन कोर डेफिसिट्स के ऊपर काम करता है। इट डज नॉट डायरेक्टली वर्क ऑन द बिहेवियर्स, इट डज नॉट डायरेक्टली वर्क ऑन स्पीच एंड लैंग्वेज, इट वर्क्स ऑन द कोर डेफिसिट्स। और ये सारी चीजें जो हैं ये फिर उसका बाय प्रोडक्ट है, कि हुँ, these things they हुँ, automatically fall into place, you don't actually have to work separately on them. This is how ओके। it is different from the other approaches. राइट, बेसिक या कोर डेफिसिट्स पे काम करने से उनकी बाकी चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगी, दैट इज़ व्हाट बिल्कुल। इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस। जी जी। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताइए कि जब आप आरडीआई इम्प्लीमेंट करते हैं फॉर अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल, उससे पहले ऑब्वियसली उस इंडिविजुअल की इवैल्यूएशन की जाती होगी। तो जी जी। इस प्रोसेस में आरडीआई के केस में स्पेसिफिक उसकी कैपेबिलिटीज़, उसकी यूनिक नीड्स उस इंडिविजुअल की, उसको इवैल्यूएट करने के लिए जिस तरह असेसमेंट और डायग्नोसिस होते हैं दूसरे चीज़ों में साइकोलॉजिस्ट करता है, इसमें कैसे होता है ये काम? अच्छा, इसमें भी असेसमेंट होती है। आरडीआई की जो असेसमेंट होती है उसको आरडीए कहते हैं, उसको कहते हैं रिलेशनशिप डेवलपमेंट असेसमेंट, ठीक है। हुँ, और ये असेसमेंट जो है दैट इज अनलाइक एनी अदर असेसमेंट। मतलब इसमें ये नहीं है कि हुँ, आपके पास एक सेट ऑफ नंबर्स है जिसमें से आपने चूज करना है, जैसे होता है ना कि आप रेट करें हुँ, सिवेरिटी फ्रॉम 1 to 10। और ना हुँ, ही आपके पास कोई गिवन क्वेश्चंस हैं कि व्हाट इफ दिस, यस हुँ, और नो का आंसर है, या किस सिवेरिटी का ग्रेडियंट क्या है। ये इस तरह की असेसमेंट नहीं होती। इसकी जो असेसमेंट है इट इज अ डायनामिक असेसमेंट, क्योंकि हुँ, आरडीआई का फोकस सारा डायनामिक लर्निंग के ऊपर है ना। तो हुँ, इसलिए इसकी जो असेसमेंट है इट्स डायनामिक। इसमें देर इज अ सेट ऑफ एंगेजमेंट्स जो कि पेरेंट्स और बच्चे के दरमियान में होती है, ये 2 स्टेप्स में होती है।
पहला जो ओके। स्टेप होता है उसमें बच्चे और पेरेंट की एंगेजमेंट को हम असेस करते हैं वाया डिफरेंट टूल्स जो कि आरडीआई के स्पेसिफिक टूल्स हैं। उसके बाद वो तकरीबन कोई 1 घंटे की असेसमेंट होती है बेस्ड ऑन दैट ऑब्जर्वेशन, क्योंकि वो सारी रिकॉर्डेड होती है। फिर ये कि जो कंसल्टेंट है ही और शी इज गोइंग टू व्यू द एंटायर असेसमेंट। उसकी बेस पे कंसल्टेंट अपना एक हाइपोथेसिस बनाता है कि हम्म हाइपोथेसिस में आप लिखते हैं कि अच्छा इसका कोर एरिया ऑफ डेफिसिट कौन सा है, इज इट सेल्फ रेगुलेशन, इज इट को रेगुलेशन, इज इट जॉइंट अटेंशन, जो भी उसके एरियाज हैं जिसमें बच्चे को हेल्प चाहिए। उस हाइपोथेसिस को फिर जो कंसल्टेंट है वो टेस्ट करता है। फिर लेवल 2 जो होता है उसमें कंसल्टेंट खुद काम करता है बच्चे के साथ एज पार्ट ऑफ द असेसमेंट टू कंफर्म कि जो उसने पेरेंट्स के साथ ऑब्जर्व किया है क्या ऐसे ही है, या ये कि पेरेंट्स को उसके साथ काम करना नहीं आ रहा और जब कंसल्टेंट उसके साथ काम करता है तो बच्चा इज एबल टू परफॉर्म। तो उसकी बेस पे फिर आप एक ट्रीटमेंट प्लान लिखते हैं। वो हम्म ट्रीटमेंट प्लान जो होता है वो स्पेसिफिक होता है टू दैट चाइल्ड। हम्म तो इस ओके। तरह से ये कस्टमाइज्ड होता है बिल्कुल। तो जैसे जैसे ये आगे चीज बढ़ती है तो इसको फर्दर मॉडिफिकेशन उसकी करनी पड़ सकती होगी, कस्टमाइजेशन दोबारा दोबारा इम्प्लीमेंट करनी पड़ सकती होगी, जैसे जैसे हाँ। क्योंकि आपने बताया कि एक मफरूजा क्रिएट किया जाता है बेस्ड ऑन जो भी आपकी एवेल्युएशन है, एंड कैसे वो रिस्पॉन्ड करते हैं उसको पेरेंट्स एंड इंडिविजुअल, और उसकी बेस पे चीजें फर्दर मॉडिफिकेशन होती रहती हैं, ऐसे ही। ये बिल्कुल ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इट्स नॉट दैट कि आपने एक दफा कर लिया और उसके बाद खत्म। सॉरी, हम्म इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। और तकरीबन साल में आप एक दफा असेसमेंट जरूर करते हैं टू सी के वे यू आर एट दैट पॉइंट इन टाइम। क्योंकि इसका पूरा आरडीआई का अपना एक अलग करिकुलम है विच इज द आरडीआई, या जिसको कहते हैं डायनामिक करिकुलम। उसके अपने ओके। ऑब्जेक्टिव्स हैं। आप उन हम्म ऑब्जेक्टिव्स की बेस के ऊपर आगे आगे जैसे जैसे बच्चा प्रोग्रेस करता जाता है आप उसके डिफरेंट स्टेजेस जो हैं उसके ऊपर चले जाते हैं। और इवेंचुअली जो स्टेज 4 है उसमें यही है कि बच्चा जो है इज आउट एंड अबाउट एंड इंडिपेंडेंटली फंक्शनिंग आउट देयर इन द वर्ल्ड। तो वो हम्म इसको हर स्टेप के ऊपर आपके पास जो है वो आपके पास गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे जैसे बच्चा उन गोल्स के ऊपर पूरा आता जाता है, उन अचीव करता जाता है, आप आगे मूव करते रहते हैं। हम्म तो जिस तरह हम देखते हैं दूसरी थेराप्यूटिक अप्रोचेस में डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, डिफरेंट प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट की जाती हैं, तो इसमें भी आई एम श्योर के कुछ कॉमन टिपिकल स्ट्रैटेजीज होंगी जिसकी बेस पे चला जाता है। इसके बारे में अगर थोड़ा सा मजीद एलैबोरेट कर सकें आप। अच्छा, इसमें आइडिया की एक बहुत जो अमेजिंग बात है ना वो ये है कि इसमें बहुत सारा काम पेरेंट्स के ऊपर होता है। आप हम्म मानेंगे नहीं लेकिन व्हेन आई स्टार्ट वर्किंग विद अ फैमिली तो उसमें पहले 2 महीने तो सिर्फ पेरेंट्स के साथ ही काम होता है। सो यू अच्छा। स्टार्ट विद द पेरेंट्स, हेल्पिंग देम कम आउट ऑफ द क्राइसिस माइंडसेट, हेल्पिंग देम अंडरस्टैंड कि आप करने क्या जा रहे हैं। बिकॉज हम्म आइडिया पाकिस्तान में इट्स सो न्यू कि पेरेंट्स इतने स्केप्टिकल होते हैं कि वो इस तरफ उनको लाना जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि उनको लगता है कि अच्छा ये कैसे हो सकता है, ये क्या होगा। क्योंकि हम्म इसमें आपके पास कोई फैंसी टूल्स नहीं है, देयर इज नथिंग। जैसे आप कहें कि कोई आपके पास बहुत ही कोई आपने एक बहुत बड़ा कोई आपके पास एक ट्रेजर होना चाहिए एक्टिविटीज का और टूल्स का और चीजों का। नो, इट इज नॉट हम्म रिक्वायर्ड। The best हम्म thing is that you are going to use your environment, you're going to use your home, you're going to use your own engagements, interactions, and build them into activities. और वो हम्म उसके लिए आपके जो जो रोजमर्रा के जो आपके इंटरेक्शंस हैं एक दूसरे के साथ, उसी के अंदर आप जो है इन सारी चीजों के ऊपर काम करें। तो हम्म इसलिए ये बहुत ही आई मीन इट्स वेरी डिफरेंट इन दैट सेंस फ्रॉम द अदर थेरेपीज कि अब आप एक्टिविटीज इकट्ठी करें, अब आप सामान लेके आए, आप करें। ठीक है, सामान आप रखें, आपको जरूरत पड़ती है चीजों की, जाहिर है हर बच्चे हम्म के लिए होती है, लेकिन दैट इज नॉट द बेसिक और द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड। व्हाट इज हम्म रिक्वायर्ड इज योर ओन, आप कह लें कि एक आपका इसमें आइडिया की एक बहुत बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि दोनों पेरेंट्स जो उनको काम करना है। It's not that one ओके। of the parent is going to be the primary caregiver, मतलब वो तो होता हम्म ही है, लेकिन ये कि दोनों पेरेंट्स को टाइम स्पेंड करना है, दोनों पेरेंट्स को काम करना है। और काम करने के साथ साथ जो है रोज के 45 minutes you have to set aside for your child, and that's it. That हाँ is हाँ। only what they ask. 45 ओके। minutes a day, and that's it, in the हम्म least. ओके। अच्छा, ये बताइए कि जब
आरडीआई हमने देखा कि आरडीआई क्या है, उसकी इम्प्लीमेंट हुई, इवैल्यूएट हुआ, इम्प्लीमेंट हमने करना शुरू किया, तो इसकी प्रोग्रेस को कैसे मॉनिटर करने के लिए कि हाँ, उसके लिए कैसे काम करते हैं कि प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए क्या कोई टूल है या कैसे असेस होता है वो? अच्छा, इसका ये है कि देखें कि इसमें अब जैसे आई विल टेल यू अ लिटिल बिट हाउ वी वर्क। जैसे अब अभी बहुत सारी फैमिलीज तो नहीं है आरडीआई पे पाकिस्तान में, आप उंगली पे गिन सकते हैं कितनी है। तो उसमें ये है कि व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग विद द फैमिली, तो आप हर मतलब डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द चाइल्ड, के बच्चा जो है उसको कितनी जरूरत है हेल्प की। तो जैसे मैं अपनी फैमिली से महीने में 2 बार मिलती हूँ, सो वी हैव एन इन हुँ, पर्सन मीटिंग एवरी टू ओके। वीक्स। और हुँ, उन 2 हफ्तों के दरमियान क्या होता है, जैसे एक हफ्ता मिले और एक हफ्ता ऑफ है, फिर एक हफ्ता मिले और एक हफ्ता ऑफ है। इस ओके। दौरान मैं उनको असाइनमेंट्स भेजती हूँ जिन पे उनको काम करना होता है। और ये असाइनमेंट्स यूजुअली ऐसी होती हैं कि जिसमें जब हम मिलते हैं हम डिस्कस करते हैं कि कहाँ से हमने, क्योंकि जब हमारा एक ट्रीटमेंट प्लान हमने बनाया होता है उसी के गोल से हम शुरू करते हैं। फिर उसके गोल्स पे काम करते हुए सबसे पहले हमने जिस चीज के ऊपर जो हमने काम करना होता है ना, गाइडेड पार्टिसिपेशन रिलेशनशिप के ऊपर ही काम करना होता है कि पेरेंट्स को इसकी समझ आए, पेरेंट्स किस तरह से इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो वो उसी हिसाब से मैं उनके असाइनमेंट्स जो हैं वो उनका उनका आरडीआई के पोर्टल पे, जो फैमिली जिसके साथ हम काम करते हैं आरडीआई के पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड होती है। ओके। आप हुँ, जब तक रजिस्टर्ड नहीं होते आप पोर्टल के ऊपर, तब तक आप काम नहीं कर सकते। तो हुँ, क्योंकि आरडीआई का जितना आप कह लें कि जो रिसोर्स है वो उनके वेबसाइट पोर्टल के ऊपर ही है। आपको आरडीआई से रिलेटेड रिसोर्स जो है वो आपको कहीं ऐसे गूगल करके नहीं मिलेगा। आपको थोड़ी बहुत हुँ, चीजें मिल जाएंगी, लेकिन जो करिकुलम है या जो असेसमेंट्स हैं या आपने जैसे अपनी प्रोग्रेस को कैसे करना है, उसको आगे मॉनिटर करना है, ये सब कुछ आपका उस पोर्टल के ऊपर होता है। तो जैसे जैसे असाइनमेंट्स आती रहती हैं, पेरेंट्स हैव टू मेक देयर वीडियोस एंड दे हैव टू शेयर देयर वीडियोस। फिर वो हुँ, वीडियोस मैं देखती हूँ, उनको वीडियोस के ऊपर मैं फीडबैक देती हूँ। और फिर जब हम अगली दफा मिलते हैं तो फिर हम अगले 2 हफ्तों का प्लान जो है वो डिसाइड करते हैं। तो हुँ, इसलिए इट्स अ हुँ, वेरी, आप कह लें कि द कंसल्टेंट इज देयर टू हैंड होल्ड द पेरेंट्स वेरी क्लोजली हुँ, इनिशियली, हुँ। ताकि उनको अच्छी तरह से समझ आ जाए एंड दे टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने काम किस तरह से करना। अच्छा, आरडीआई कंसल्टेंट तो पाकिस्तान में वैसे ही नापैद हैं। एक आध अभी बनने जा रहा है, तो आपने कहा कि फिजिकल मीटिंग होती है आपकी पेरेंट्स के साथ, तो हम्म। अगर आप इस्लामाबाद में बैठी हैं तो बाकी पूरा मुल्क जो है वो तो इस्लामाबाद नहीं, आ वो नहीं ऑनलाइन मीटिंग कर लें, ये तो ओके। कोई ऐसी बात नहीं है। फिजिकल से मुराद मतलब इन पर्सन में इसलिए कह रही हूँ कि दे हैव टू मीट मी, चाहे हम ओके। ऑनलाइन ओके। मीटिंग कर रहे हैं या हम इन हम्म। पर्सन मिल रहे हैं, बट आई मीट देम एवरी 2 वीक्स। दैट इज लाइक, राइट। और उसमें भी वजह ये है कि बिकॉज ये जो जिस बच्ची के साथ मैं काम कर रही हूँ, शी हैज माशाल्लाह रिस्पॉन्डेड सो वेल एंड द पेरेंट्स आर सो प्रोएक्टिव कि वो इस चीज को बहुत ही ओपनली और बड़े इंथुजियास्टिकली करते हैं। दैट्स व्हाई दे, हम्म। उनकी बेटी जो है, she was non speaking for a हम्म। long time and now she started saying words without even sending her for speech or anything. तो वो उनके लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि दे आर डिस्कवरिंग सो मेनी न्यू थिंग्स अबाउट देयर डॉटर। हम्म। तो वो हम्म। माशाल्लाह खुद भी बहुत मोटिवेटेड है। तो वो, उनको कभी मुझे ये नहीं होता कि अच्छा आपके नहीं आया, काम नहीं आया हो के, दे विल हम्म। सेंड मी हम्म। वीडियोस, आपको एक रिमाइंडर में उनको भेज देती हूँ। तो इस तरह से मतलब वो मेरी पहली सुपरविजन फैमिली है, सो दे आर वेरी वेरी स्पेशल माशाल्लाह। तो उनके राइट। साथ फिर ये है कि कितना, ये है कि अगर ऐसा कोई बच्चा है, फॉर एग्जांपल अब बच्ची जो है वो 13 ईयर्स की है, अब हम्म। अगर कोई हम्म। छोटा बच्चा है जो कि फॉर एग्जांपल 3 साल का है या 4 साल का है, जिसके ज्यादा इश्यूज हैं, उनके पेरेंट्स की अगर जैसे उस बच्चे की नीड हुई तो मैं उनको हर हफ्ते भी उनसे मिल सकती हूँ। राइट। सो राइट। वी कैन ऑलवेज सी कि हाउ मच ऑफ हैंड होल्डिंग इज नीडेड। हम्म। हम्म। अच्छा, ये बताइए कि हम देखते हैं कि डिफरेंट जो थेराप्यूटिक अप्रोचेस हैं, जब वो इम्प्लीमेंट होती हैं उनके अपने चैलेंजेस भी होते हैं। तो अगर हम आरडीआई की बात करें तो विद इन आरडीआई भी कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं आपको फेस करने पड़े या फेस करने पड़ सकते हैं, और उसको कैसे रिमूव भी किया जा सकता है, इसके बारे में भी अगर थोड़ा। आरडीआई का सबसे बड़ा चैलेंज है माइंडसेट का, क्योंकि हम्म। हमारे यहाँ ये माइंडसेट नहीं है जहाँ पे हमें, आई हैव बीन अ वेरी हैंड्स ऑन पेरेंट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। मैंने अपने बच्चे के साथ खुद बहुत काम किया है। हम्म। मतलब मेरा बच्चा अब सिवियर एंड पे था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मॉडरेट पे, बहुत सारी चीजों में तो बहुत माइल्ड पे भी आ चुका हुआ है। ही स्टिल हैज हिज चैलेंजेस,
लेकिन if I look back and I see our journey from where we started to where we are right now, I think he's a totally different kid. लेकिन आरडीआई को अगर आप उसको देखें ना, तो इसमें यही सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें पेरेंट्स को ये चीज समझानी है कि जरूरी नहीं है कि किसी ने बाहर से ही आके आपके बच्चे के साथ काम करना है। यू हम्म आर द मेन पर्सन जो कि अपने बच्चे के साथ काम कर सकता है या उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा चेंज ला सकता है, वो पेरेंट है। उस हम्म पेरेंट को इस चीज के लिए जो है राजी करना कि भाई हम्म आपने खुद काम करना, दैट इज द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल जो मैंने अभी तक देखा है राइट। लोगों में, ऑनेस्टली। दूसरा ऑब्स्टिकल सबसे बड़ा ये है कि बोथ पेरेंट्स आर नॉट विलिंग, लाइक फादर्स यूजुअली दे आर नॉट सही willing बात है। to come on board. It's usually the हम्म mothers. तो ये भी एक है। लकीली अभी तो जिन फैमिलीज के साथ में काम कर रही हूँ, तो फादर्स आर वेरी मच इनटू इट। तो ग्रेट। लेकिन ये कि a lot of families I had to give up initially because fathers were not ready to be on board. फिर ये कि चूंकि हम्म सारे हमारे जो सेशंस हैं, दे हैव टू बी रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड हम्म इसलिए क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड करके अपनी वीडियोस मुझे भेजनी होती हैं, मुझे अपनी उनको फीडबैक भेजना होता है। और ये चूंकि इसके ऊपर आरडीआई का खुद बहुत एक चेक एंड बैलेंस होता है कि ओके। कोई किसी किस्म का मिसयूज या मैल अडेप्टिव बिहेवियर ना हो। इस वजह से दे कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल द फैमिलीज वेर एवर दीज कंसल्टेंट्स आर वर्किंग इन द वर्ल्ड, वो सब के सब जो है वो उसके ऊपर होते हैं। और इस वजह से आरडीआई जो एक फी चार्ज करता है अपने पोर्टल की, तो एवरी फैमिली हैज टू पे $50 जैसे उसकी वेबसाइट की फी। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमारे यहाँ जनरली लोग जो हैं वो नई थेरेपीज के लिए स्केप्टिकल होते हैं, एंड व्हेन दे हियर कि उनको $50 पोर्टल के भी देने हैं, तो वो हम्म उससे भी अक्सर जो है वो दे सॉर्ट ऑफ गेट डिफ्लेटेड। हम्म तो ये है, लेकिन आई थिंक जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा कि इट वर्क्स, तो आई थिंक कलेक्टिवली जब आप बहुत सारी थेरेपीज के लिए पे कर रहे होते हैं अलहदा से, चार्जेस यू अ लॉट ऑफ मनी, तो कलेक्टिवली अगर आप देखें तो पीपल विल रियलाइज के इट एक्चुअली कॉस्ट्स देम लेस एज कम्पेयर टू हम्म। द अदर अप्रोचेस। अच्छा, अभी दूसरी थेरेपीज की भी बात हुई, हम कॉस्ट की तरफ भी आते हैं, लेकिन ये जो दूसरी थेरेपीज की बात हुई, तो हम क्या समझें कि ये आरडीआई आइसोलेशन में काम करती है, दूसरी थेरेपीज, या बहुत सी जगहों पे अब किसी को स्पीच की प्रॉब्लम है तो स्पीच थेरेपिस्ट तो चाहिए चाहिए, इस तरह ओटी की रिक्वायरमेंट अगर है, तो हाउ आरडीआई कॉम्प्लीमेंट्स या इंटीग्रेट कर सकती है, करती है विद अदर थेरेपीज, इसके बारे में क्या कहती हैं आप? अच्छा, आरडीआई वुड नेवर स्टॉप यू फ्रॉम टेकिंग एनी अदर थेरेपीज। ठीक है, आरडीआई को किसी और थेरेपी से कोई मसला नहीं है। हम्म व्हाट हैपेंस इज कि अगर आप रिलीजियसली आरडीआई पे काम करते हैं, तो आपको बाकी थेरेपीज की जरूरत बहुत कम हो जाती है। क्योंकि अगर बच्चे की रेगुलेशन के ऊपर आप काम करते हैं और बच्चा जो है इन स्टेट ऑफ और ये जो रेगुलेशन है, ये मैं सेंसरी या मोटर रेगुलेशन की बात नहीं कर रही, ये मैं एक जनरल अपने सेल्फ की बात कर रही हूँ। कि अगर फर्ज करें कि मैं एक ऑप्टिमल फंक्शनिंग एक सेल्फ में हूँ, तो मुझे जरूरत नहीं है किसी और की कि कोई आके मुझे बताए कि मुझे क्या करना है। तो अगर एक हम्म बच्चा अपनी उसकी एंजाइटी का लेवल जो है वो सॉर्टेड है, अगर बच्चा ट्रांजिशंस में अपने आप को इजीली कैरी कर सकता है, तो बहुत सारे बिहेवियर्स तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं। सो यू डोंट नीड बिहेवियरल थेरेपी। यूजुअली इट हैपेंस हम्म कि हम्म आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम बाकी चीजों की जरूरत वैसे ही कम रह जाती है। दूसरी बात आ जाती है स्पीच की। तो हमारे यहाँ कहना ज्यादती होगी, ऑल ओवर द वर्ल्ड जिस तरह से स्पीच पे काम किया जाता है कि आप कार्ड्स दिखा के और बच्चे को हम्म रिपीटेटिवली एक ही चीज बुलवा बुलवा के जब आप चीज सिखाते हैं, तो इट इज विद नो ऑफेंस, इट गेट्स वेरी काउंटर प्रोडक्टिव। क्योंकि हम्म। स्टडीज भी ये चीज शो करती हैं कि रेपिटेशन एक्चुअली पुशेस अवे चिल्ड्रन हाँ रादर हाँ। देन टीचिंग देम। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लैक ऑफ मोटिवेशन की से नहीं बोलते, या वो कोई एप्रैक्सिया ऑफ हम्म स्पीच की वजह से नहीं बोलते। अगर बच्चे का आर्टिकुलेशन एरर नहीं है, हम्म तो स्पीच थेरेपी की भी जरूरत बहुत कम हो जाती है। हम्म हम्म क्योंकि जब आप इसके कोर डेफिसिट्स पे काम करते हैं, तो आपकी स्पीच पे ऑटोमेटिकली जो है वो काम खुद ही से होना शुरू हो जाता है। सो आरडीआई हम्म वुड नेवर से टू एनी पेरेंट कि भाई यू स्टॉप ओटी, यू स्टॉप स्पीच। आप करें, हम्म जरूर करें, बट हम्म व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द कोर डेफिसिट्स, यू विल सी कि आपकी इनकी नीड जो है वो कम हो गई है। दिस हम्म। हैपेंस। ओके। एक चीज और बताइए हमें, वो ये कि
आप क्या देखती हैं आगे, क्योंकि अभी तो हम आरडीआई को इम्प्लीमेंट करने में या उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन ही पाकिस्तान में नहीं है, तो बाहर तो और भी काम हो रहा होगा, इसकी रिसर्च पे डिफरेंट और एंगल्स आ रहे होंगे। तो आप क्या समझती हैं कि क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं फ्यूचर में आरडीआई से रिलेटेड बेहतरी के, उसको कैसे देखती हैं आप? अभी तो ऑनेस्टली इट्स अब कहना ये चाहिए कि अभी तो वी आर टेकिंग बेबी स्टेप्स, क्योंकि हम यहाँ पे, इफ आई एम द फर्स्ट वन फ्रॉम पाकिस्तान जिसने आरडीआई किया है, तो आप देखें कि देर इज अ नीड ऑफ अ लॉट मोर एंड मेनी मोर कंसल्टेंट्स। और जब तक वो होते तब तक अल्लाह खैर रखे। व्हाट हाउ आई लुक एट इट इज to actually spread a lot more awareness about it, tell more and more people about it। जैसे आपका प्लेटफॉर्म है, इससे अगर आज हमने ये रिकॉर्डिंग की है, so I'm sure a lot of people are going to watch it। ऑटिज्म रिसोर्स ग्रुप के साथ किए, ASDWT वालों के साथ इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर आई मे डू इट। एंड देन आई एम गोइंग टू बी सून स्टार्टिंग अ सीरीज ऑफ पॉडकास्ट्स, और अपना एक जो है इस तरह का ऐसा एक वर्चुअल एक स्पेस क्रिएट करनी है where we are going to talk more and more about RDI, more and more information about how RDI works, ताकि ज्यादा से हम्म। ज्यादा लोगों को पता चले, लोग इस बारे में रिसर्च करना शुरू करें। प्रोटोकॉल पे आते हैं नहीं आते, देखिए कोई भी नई चीज आती है उसको टाइम आने लगता में टाइम लगता है। हमारे यहाँ तो एग्जैक्टली। एबीए का भी इस वक्त जो हाल है, ये वो हाल है जो आज से शायद 15 साल पहले यूरोप में या अमेरिका में था। सो इट टुक सही अस सही। सो लॉन्ग टू एक्चुअली कम टू दैट पॉइंट। तो आरडीआई हम्म। तो अभी बिल्कुल जैसे आपने कहा ना, नापैद है। तो इट्स गोइंग टू टेक इट्स टाइम, बट आई एम वेरी श्योर कि आजकल लोग जो हैं वो भी ढूंढ रहे हैं। दे आर लुकिंग फॉर मोर अप्रोचेस, दे आर लुकिंग फॉर डिफरेंट अप्रोचेस। सो होपफुली slowly and gradually we are going to work on this, and maybe in near future we can gather and create a space जहाँ पे keeping RDI principle at the core of it, हम कोई ऐसी space create कर रहे हैं बच्चों के लिए जहाँ पे वो आके alternate therapies जो है या alternate services जो है वो ले सके। राइट। किसी को तो बारिश का पहला कतरा बनना है, तो आई होप कि आप वो बारिश का पहला कतरा हो और उसके पीछे काफी ज्यादा बारिश आए इस चीज की, और लोगों इंशाल्लाह। को बेनिफिशियल हो लोगों के लिए। तो कुछ हमारे पास पेरेंट्स के भी क्वेश्चन हैं और कुछ हमारे अपने भी एक दो क्वेश्चन अभी रहते हैं। हम पेरेंट्स के क्वेश्चन और अपने क्वेश्चन थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। और एक क्वेश्चन जो हमारे ज़हन में भी आता है, पेरेंट्स के ज़हन में भी आएगा कि जब ऑटिज़्म को हम देखते हैं तो एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है। तो जब आरडीआई कंसल्टेंट के साथ हमारी अटैचमेंट हो जाएगी तो वो भी फॉर एवर होगी पेरेंट्स की, क्योंकि ऑटिज़्म तो चल रहा है, तो आरडीआई कंसल्टेंट भी हमारे साथ यानी पेरेंट्स के साथ चलता रहेगा। वेल इट डिपेंड्स कि अगर उनकी जरूरत है, हम्म। क्योंकि आरडीआई के साथ, कंसल्टेंट्स के साथ तो आप यू कैन वर्क विद देम ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स। उसमें कोई ये नहीं है कि आप रुक जाएंगे, या एज लॉन्ग एज यू डोंट वांट टू स्टॉप योरसेल्फ। इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कितने अरसे तक आपको जरूरत रहेगी और कितने अरसे तक नहीं रहेगी। ऐसा हम्म। भी होता है कि जब बाज बच्चे जो हैं वो बहुत इम्प्रूवमेंट उनकी आ जाती है, तो समटाइम्स यू जस्ट नीड टू सी देम मे बी वंस अ मंथ, और मे बी यू हम्म। जस्ट नीड टू सी देम वंस इन 3 months, ताकि वो एक आपका एक रहे। अदरवाइज तो अगर आप वो भी ना करें, तो इफ यू आर आउट एंड अबाउट योर सेल्फ एंड यू डोंट नीड हेल्प एनी मोर, तो कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन ये कि इट कैन गो ओवर द ईयर्स, हम्म। ऐसा है, हम्म। ऐसा हो सकता है। तो अगर हम ये भी पूछना चाहें कि जिस तरह पहले भी आपने जिक्र किया था कि आरडीआई की कॉस्ट अगर कंपैरेटिवली देखी जाए एज अ होलिस्टिक अप्रोच, तो शायद उतनी कॉस्ट नहीं पड़ती। तो पेरेंट्स ज़रूर पूछना चाहेंगे कि उतनी नहीं पड़ती तो कितना एक्सपेंसिव पड़ता है, या कैसे इसको कुछ आइडिया दे सकती हैं पेरेंट्स के लिए कि कैसे इसको फाइनेंशियली देखें वो? देखें, ऑटिज्म जो है उस पे आपको स्पेंड तो करना पड़ता है, क्योंकि आपको ज़ाहिर सर्विसेज लेनी होती हैं। आई विल नॉट से कि ये जैसे एक जो सीधा सीधा आप में जो बहुत ही आउट इन द ओपन जो एक्सपेंस है, दैट इज $50 फॉर द वेबसाइट पोर्टल, उसके हम्म। ऊपर। बाकी ये है कि इट डिपेंड्स कि आपका जो कंसल्टेंट है, अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो सिंस आई एम द फर्स्ट वन, तो आई हैव टू एक्चुअली सेट अप अ बार। और जनरली व्हेन आई एम, अभी तो क्योंकि I have not yet defined a हम्म। number for myself unless I complete my certification. So once I हम्म। complete my certification, uske baad, inshallah ta'ala, I will decide ke where do I have to keep it. Because obviously,
I have worked really hard to be where I am. So obviously there is a cost to everything. There's a cost to the service and the experience. लेकिन what I can assure is that it's not going to be कि बंदा कहे कि यार ये तो affordable ही नहीं. That's not going to be happening. अच्छा, हमने ये I देखा है can't कि quote a number as per of now because ज़ाहिर है आपको मैंने जैसे बताया कि अभी चूंकि I'm still in the process, so I currently I'm not charging very much. From the parents, it's actually very nominal. और दूसरा ये कि जो मेरी सुपरविजन फैमिली थी वो तो they did not even have to pay the cost for the portal because वो तो मेरे ही उसमें से वो उनके लिए it was आप कह लें कि it was service for them. But for जैसे I'm going to be starting to work with another family tomorrow, so it is they have to pay for the cost. So वो cost तो उनकी रहेगी. बाकी ये कि I don't charge too much at the moment. लेकिन इंशाल्लाह once I complete my certification, then I'll be in a better position to quote a number or something. क्योंकि मुझे एक्चुअली ये भी थोड़ा सा आइडिया हुआ कि आरडीआई कंसल्टेंट बनने के ऊपर कितना एक्सपेंस आता है, क्योंकि इट्स नॉट मतलब चीप सर्टिफिकेशन नहीं है ये. एज फार एज फाइनेंसेस आर कंसर्न, काफी महंगी सर्टिफिकेशन है और आई थिंक 1.5 years की है टोटल. और एज कंपेयर टू दूसरी जो थेरापेटिक अप्रोचेस हैं, जो सर्टिफिकेशंस वगैरह ले रहे हैं लोग, उसकी निस्बत काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव और काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव इन टर्म्स ऑफ टाइम टेकिंग और फाइनेंशियल बर्डन ऑन जो भी ट्रेनर है. तो मतलब हर चीज़ की जिस तरह आपने कहा कॉस्ट तो है. बिल्कुल. लेकिन एक इसमें चीज कामरान जी साहब जी देखिए एक चीज ये है कि अब जैसे अब एक तो जो चीज जिस तरह होलसेल में और रिटेल में फर्क होता है ना, इसी तरह से जाहिर है इस चीज में भी फर्क होता है कि जो चीज बहुत मैस एक लेवल पे अवेलेबल है ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट जो है वो कम है. लेकिन जो चीज आपको आप कह लें कि जो कम है और जो ज्यादा पर्सनलाइज्ड है ऑब्वियसली या कस्टमाइज्ड है उसकी कॉस्ट हमेशा ज्यादा होती है. अब आप देखें हमारे यहाँ आरबीटी के कोर्सेज करने के लिए पीपल आर हैप्पीली पेइंग 40,000 फॉर 5 days. सो यू सी अब आरबीटी की ट्रेनिंग खाली करके आप कोई वो तो नहीं बन जाते ना. यू स्टिल हैव टू गो थ्रू द ट्रेनिंग एंड देन गिव द एग्जाम. जब तक आप एग्जाम नहीं देते तब तक आप एक टेक्नीशियन आप कहला तो नहीं सकते. लेकिन कितने पेरेंट्स हैं जो आरबीटी करते हैं और वो आरबीटी के लिए इतना पे करते हैं. सो यू सी दे आर रेडी टू पे फॉर समथिंग which is going to give them some idea of okay how to be with your child. तो अब यहाँ पे तो सिलसिला ऐसा है कि you have somebody to guide you constantly throughout your journey. ऐसा नहीं है अब आरबीटी तो आपने एक दफा कर लिया 5 दिन गुजर गए आपके पास एक पलंदा आ गया चीजों का. उसके बाद बंदा भी गायब और आप भी अपने ओन पे. यू डोंट नो कि आप कहीं पे फंस गए हैं. अब 5 दिन में आप किस तरह से वो सारा कुछ उस तरह से लर्न कर सकते हैं जिस तरह आपने अपने बच्चे के साथ करना है. बिहेवियर डिफरेंट हो सकता है, सिचुएशन फर्क हो सकती है, बच्चे का रिस्पॉन्स फर्क हो सकता है. सो लाइक वो तो आप करके देन यूर ऑन योर ओन. दिस इज लाइक वेयर you have constant supervision. It is an ongoing parental supervision program. So that's why the cost is a little higher than, the other programs which are out there. But then वही बात है कि जब आप इसको करना शुरू करते हैं and then when you do not need the other therapies, तो आपकी cost eventually खुद ही कम हो जाती है. लेकिन मैंने ये भी है कि आईवीटी की जो ट्रेनिंग वगैरह चल रही होती है उस 40 आवर्स की, वो तो एक बेसिक है. उसके बाद 300 आवर्स के सुपरविजन आवर्स भी हैं. उसके बाद एग्जाम होता है. तो वो जिसने एग्जाम देना है उसको सुपरविजन आवर्स भी कंप्लीट करने हैं. तो उनका भी थोड़ा सा मतलब कि वो ट्रेनिंग टू पेरेंट्स फॉर द बिहेवियर या उसको काम करने के लिए वो भी है. एक चीज जो मैं और पूछना चाहूंगा वो ये कि एक पेरेंट्स का भी क्वेश्चन है और ये काफी जगह पे डिबेट भी होता है. कामरान साहब मैं आपको थोड़ा सा स्टॉप करूंगी एंड आई वुड रियली वांट टू से कि अ लॉट ऑफ पेरेंट्स एग्जाम्स नहीं देते. हाँ दे हाँ जस्ट हाँ हाँ गेट दोस 40 आवर्स एंड यू सी दिस इज नॉट रियली कंपेरेबल. देन देखिए जो एक प्रोफेशनल है जिसने ट्रेनिंग की है और उसने एग्जाम दिया ऑब्वियसली उसका कोई कंपैरिजन उससे तो नहीं है जिसने सिर्फ 5 दिन की ट्रेनिंग कर ली है. यहाँ पे फोकस पर्टिकुलरली पेरेंट्स के ऊपर है जो ट्रेनिंग लेते हैं टू अंडरस्टैंड हाउ टू वर्क विद देयर चिल्ड्रन. But they do not go for 300 hours of supervision. They do not go for एग्जैक्टली. exam. So it's not comparable, na? These things are हम्म. not comparable. हाँ, नहीं नहीं, वो तो परसेंटेज अगर निकाली जाए तो 100 में से शायद 2-4
ही एग्जाम दे पाते हैं शायद, या 10 दे लेंगे ज्यादा से एग्जैक्टली और उसके इसमें फिर यही होता है ना कि मतलब बहुत दफा ऐसे भी होता है कि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। आप चीज पढ़ तो लेते हैं बट द वे यू इम्प्लीमेंट इट एंड देन if you go on to work with your son and then you start opening your own place without any credentials and just हम्म because हम्म you're a हम्म parent। हम्म बेशक के बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो पेरेंट्स ने ही स्टार्ट किए हैं। आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट हम्म। क्योंकि मैं भी ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से मैंने भी सीखा हुआ है पढ़ा हुआ है ठीक। जो पेरेंट्स ने ही स्टार्ट किए। लेकिन ये है हम्म। कि टू गो थ्रू दैट एक रिगरस ट्रेनिंग एंड देन कमिंग टू अ पॉइंट वेयर यू ओपनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिफरेंट थिंग एंड जस्ट एग्जैक्टली। ट्रेनिंग योरसेल्फ फॉर 40 आवर्स एंड देन सेइंग कि आपने ये कर लिया हुआ है, दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। हमारे यहाँ ये वाला फैक्टर बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ऐसा है, मैंने देखे बहुत से लोग आरबीटी ट्रेंड लिख देते हैं एंड देन दे, मतलब लोगों को शायद वो यही एग्जाम लगता है, नहीं देते पेरेंट्स तो हाँ हमें हम जैसे पेरेंट्स को तो पता नहीं है, तो वो उस चीज को ऐसे ही लेते हैं जैसे ये आरबीटी है। अच्छा, एक जी चीज जिस पे काफी जगहों पे डिफरेंट फोरम्स पे बहस भी होती है, और दो डिफरेंट उसके एस्पेक्ट्स हैं, मैं वो पूछना चाहूंगा आपसे कि एज अ पेरेंट आप क्या समझती हैं कि हमने अपने आप को ओवरवेलम कर लिया है, मैं पेरेंट्स ऑफ स्पेशल नीड्स की बच्चों की बात कर रहा हूँ, विद द अमाउंट ऑफ थेरेपीज जिसमें हम एंगेज हो जाते हैं, और द अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेशंस जो हम उस इंडिविजुअल से ले रहे होते हैं आफ्टर ऑल दोज थेरेपीज, इन सब ने हमको कहीं बहुत ज्यादा ओवरवेलम तो नहीं कर दिया हुआ है पेरेंट्स को? एब्सोल्युटली कर लिया हुआ है, बहुत ओवरवेल्म किया हुआ है। और ये जो ओवरवेल्म है ये आपको दो सूरतों में नजर आता है। एक तो जो यंगर जो बच्चे हैं जो अभी डायग्नोज हो रहे हैं और जिनका अभी अभी पेरेंट्स को पता चल रहा है, उनका ओवरवेल्म ये है कि दे वांट टू डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग। और उसमें कभी वो एक जो जो जिसने बताया वो कर रहे हैं, वो हर तरह की थेरेपीज भी कर रहे हैं, उसके अलावा वो होम्योपैथी भी कर रहे होंगे, उसके अलावा वो शायद कोई और भी किसी ने कोई इंटरवेंशन बताई होगी तो उसको भी कर लेंगे। तो दे आर डेफिनेटली ओवरवेल्म्ड। और इस सारे ओवरवेल्म का नुकसान ये होता है कि आप भूल जाते हैं कि आपका अपना जो ताल्लुक है वो एक वालिदैन और बच्चे का भी आपका एक ताल्लुक है। It's like you're constantly looking at the child के there is a problem that needs fixing। और फिर आपकी सारी तवज्जो जो है वो उसमें चली जाती है rather than focusing on your own connection with your child के बच्चा जो है उसको बच्चा समझ के आप उसके साथ उसी तरह से रहें जैसे कि आप एक आम बच्चे के साथ रहते हैं। सो एक तो ओवरवेल्म हमें यंगर एज ग्रुप के पेरेंट्स में ये नजर आता है। दूसरा ओवरवेल्म हमें एक बड़े एज ग्रुप के बच्चों में ये नजर आता है कि पेरेंट्स आर एक्चुअली टायर्ड एंड दे हैव गिवन अप। और उनको है हम्म कि यार बस मैं थक चुका हूँ और मेरे से और कुछ नहीं होता। उनका एंजाइटी का लेवल जो है वो स्काई रॉकेटिंग होता है। लेकिन हम्म उनके उस ओवरवेल्म की वजह से दे एक्चुअली स्टॉप फंक्शनिंग। तो मतलब जिस तरह आप कहते हैं ना एक फ्लाइट फाइ फाइ ये फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स जो होता है, तो कुछ बिल्कुल ही फ्लाइट रिस्पॉन्स में है और कुछ बिल्कुल ही फ्रीज रिस्पॉन्स में है। तो आई हम्म थिंक सबसे ज्यादा जरूरी पेरेंट्स के लिए है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के बच्चे के पेरेंट हो, दे नीड टू स्लो डाउन। हम्म they need to slow down and actually sit back and see कि वो कितना टाइम अपने बच्चे को थेरेपी में डाल रहे हैं। बिकॉज बच्चा जो है, बहुत रिसर्चेस आ रही हैं आजकल तो डेली बेसिस पे ऐसे पेपर्स आ रहे हैं वेयर साइंटिस्ट आर इनकरेजिंग के बच्चे को प्ले करने दें, बच्चे को स्टोरी टेलिंग में इन्वॉल्व करें। और उसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है कि बच्चा न्यूरो डाइवर्जेंट है या न्यूरोटिपिकल है। 7 years stuck, the basic form of learning and understanding is through orality, through listening। हम 2 साल के बच्चे को जो है पेंसिल ग्रिप के साथ राइटिंग कराना शुरू कर देते हैं, दैट इज रॉन्ग। ये चीज गलत है। ये एक जैसे आप कह रहे हैं ना कि ये एक रैट रेस शुरू हुई हुई है कि बच्चा जो है वो लिखना शुरू कर दे और बच्चा रीडिंग करना शुरू कर दे। आप लेटेस्ट रिसर्च खोल के देखें, जो 7 years की एज है जैसे पुराने वक्तों में हुआ करता था, ऑल दोज थिंग्स वर फॉर रियल एंड दे आर कमिंग बैक। के अब रिसर्च प्रूव कर रही है, वॉल्डोर्फ एक बहुत ही पुराना और बहुत ही आप कह लें कि कामयाब एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन है। उनकी लेटेस्ट रिसर्च ये कि वो 7 साल के बच्चों को, उससे पहले बच्चों को पेंसिल नहीं पकड़ाते। दे डू नॉट फोर्स देम टू राइट एंड हम्म बाय द एज ऑफ 7 years वो सिर्फ बच्चे के सोशल स्किल्स के ऊपर, बच्चे के जो है वो इन्वायरमेंटल अपने सेटलिंग के ऊपर, आउटडोर प्ले के ऊपर, सिर्फ इसी चीज के ऊपर फोकस करते हैं जिससे बच्चों का एक इमोशनल लेवल बिल्ट अप हो। हम बाय द एज ऑफ 3 years, इवन लेस देन दैट,
neurodivergent हो या neurotypical, we want our child to hold the pencil right, we want our child to start reading, we want our child to start writing. This puts so much burden on the child कि वो connect तो कहीं parent का और बच्चे का खत्म ही हो जाता है, because her entire focus is how much my child is performing, not that how much of my child is connected to me. तो आप देखें कि कितना आप गैप देखते हैं इमोशनल कनेक्ट में आम बच्चों में भी विद देयर पेरेंट्स या अमंग देमसेल्व्स, लेट अलोन द न्यूरो डाइवर्जेंट किड्स। तो और ये जो इतनी ज्यादा एक थेरेपीज की भी जो रैट रेस है, दिस हैज एक्चुअली कॉज्ड अ लॉट ऑफ ओवरवेलम। पेरेंट्स को भूल गया है हाउ टू बी पेरेंट्स एंड दे आर ओनली फोकसिंग ऑन व्हाट टू डू, एक थेरेपी से दूसरी, जंपिंग फ्रॉम हियर टू देयर, वहां जाना है वहां जाना है वहां जाना है। दैट्स हाउ दे स्पेंड देयर एंटायर वीक, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, ये आपने जो बात की कि नई रिसर्चेस हैं कि 7 इयर्स और 6+ इयर्स पे, और ये मैं भी कुछ फिनिश रिपोर्ट कुछ पढ़ रहा था, क्योंकि फिनिश वालों का काफ़ी अच्छा है अर्ली जो जी इंटरवेंशंस जी प्रोग्राम या वो भी उस चीज़ को बिल्कुल फोकस करते हैं कि हाँ एक्टिविटीज़ बेस्ड, और वो उस तरह हमारी तरह जो किताबों पे और पेंसिल पकड़ने पे जोर नहीं देते। ओके, बिल्कुल। वन लास्ट क्वेश्चन, फिर हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने कुछ क्वेश्चन भेजे थे, मैंने कहा उसको शामिल कर लें हम। पेरेंट्स ने एक क्वेश्चन ये भेजा कि हम देखते हैं कि मुख्तलिफ थेरेपीज में एज फार एज ऑटिज्म इज कंसर्न, तो उसके लिए कुछ स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है उस इंडिविजुअल के लिए, और उसका एक प्री डिफाइंड स्केड्यूल बनाया जाता है जो कि काफ़ी और उसको उसमें रखा जाता है। और हम सुनते भी आते हैं कि ऑटिज्म में स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट देना पड़ता है। तो हम अगर ये समझें कि आरडीआई उस चीज़ से मूव अवे होने की कोशिश कर रहा है कि उस बच्चे को या उस इंडिविजुअल की सेल्फ रेगुलेट करते हुए उन चीज़ों को एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट से सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड देन विदाउट स्ट्रक्चर उस इन्वायरमेंट को बना दिया जाए। इज इट सो? ये आपने वो बात की है कि जो कि कोर ऑफ आरडीआई है, क्योंकि आरडीआई फोकस करता है डायनामिज्म के ऊपर। हम्म डायनामिक मीन्स चेंज, ठीक है, और चेंज मीनिंग ये नहीं कि एक केओस। चेंज का मतलब होता है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी जिस तरह होती है कि हमारे बहुत सारे कामों के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस आते ही रहते हैं। जैसे कहीं जाने का प्रोग्राम बन गया या कुछ हो गया, उसमें अगर हम अभी नहीं जा सके तो थोड़ी देर बाद जाएंगे, मतलब जाना तो जरूर है लेकिन अभी नहीं और थोड़ी देर बाद जाएंगे। सो ये भी एक चेंज है, एक ट्रांजिशन है। आमतौर पे क्या होता है कि जब हम बच्चे को एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट में रखते हैं तो सारा फोकस हमारा हो जाता है स्टैटिक लर्निंग के ऊपर। स्टैटिक से मुराद है कि जिस तरह वो चाहते हैं कि हम हर चीज एक ही जैसी रखें, कि इन्वायरमेंट में कोई चेंज ना आए, हर चीज प्रिडिक्टेबल हो, हर चीज उनके लिए आसान हो। तो आप देखें कि बाहर की जो दुनिया है वो तो हर हम्म मिनट बदल रही है, वो तो स्टैटिक नहीं है, वो बच्चों की मर्जी के हिसाब से चलनी भी नहीं है। और ये जो बात है, ये मैं आपको एज अ पेरेंट भी ये बात कर रही हूँ, नॉट ओनली एज अ प्रोफेशनल, कि हम्म वी टुक अ लॉन्ग टाइम ऑन वर्किंग ऑन फ्लेक्सिबिलिटी एंड ट्रांजिशंस विद माय ओन सन। क्योंकि हमारा तो खैर वैसे पुराना भी, क्योंकि हम रिलेशनशिप बेस्ड अप्रोचेस पे काम कर रहे थे, तो हमने बहुत बहुत अरसे से हमने इस चीज पे काम ऑलरेडी किया हुआ है, करते भी रहते हैं साथ साथ, कि हम किसी एक चीज के ऊपर ये ना हो कि ऐसी कोई हम एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर लें कि अगर ये ना हुआ तो वहां पे मेल्टडाउन आ जाएगा। हमारे हम्म बहुत सारे प्रोग्राम्स चेंज होते हैं, हम कुछ चेंजेस डिलिबरेटली भी करते हैं ताकि हमारे बच्चे को भी इस चीज की आदत रहे कि थिंग्स कैन चेंज, we हम्म cannot keep the world static. So we हम्म have to train our children to be able to manage these dynamic interventions. और RDI जो है वो dynamic interventions के ऊपर ही काम करता है. It works on changes. It works on self-regulation in the face of changes. सारा सेल्फ हम्म रेगुलेशन का जो काम है वो है ही इसी में। जब हम अपनी एक्टिविटीज भी डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर हम स्टार्ट, हमारा सबसे पहला गोल ही सेल्फ रेगुलेशन हो। सेल्फ हम्म रेगुलेशन आपने कैसे करनी है, आपने एक्टिविटीज के दौरान कैसे करनी है, चैलेंजेस के दौरान कैसे करनी है, एनवायरनमेंट चेंज में कैसे करनी है, किस तरह आपने उसको टाइम देना है बच्चे को, किस तरह आपने बच्चे से कम्युनिकेट करना है। दिस इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ आरडीआई। आप कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल पहला उसका काम है, हम्म इसके बगैर तो आगे हो ही नहीं सकता। राइट राइट। क्योंकि हमने स्टैटिक को ब्रेक करना है, हमने डायनामिज्म के अंदर आना राइट जी, बहुत शुक्रिया। आई थिंक हमने काफ़ी शॉर्ट टाइम में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश की, और मेरे लिए खुद मेरे लिए बहुत सी चीज़ें नई थी,
और बहुत सी चीज़ें मुझे सीखने का मौका मिला, और आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन जो आपसे हमें मिली है ये बाकी पेरेंट्स के लिए भी इंफॉर्मेशनल होगी, हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन जी। नहीं, थैंक यू सो मच आपका भी कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए वी आर एबल टू रीच अदर पेरेंट्स एंड पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पे भी लोग इसको देखेंगे दे विल कम टू नो कि देयर इज समथिंग आउट देयर व्हिच इज डिफरेंट एंड व्हिच इज वर्किंग ऑन व्हाट एक्चुअली इज नीडेड। और उसके ऊपर काम करना कि बेशक ये नया कॉन्सेप्ट है लेकिन हमारे यहाँ नया है, दुनिया में नया नहीं है इसलिए। और ये कि पेरेंट्स के लिए भी आई थिंक बहुत जरूरी है कि नई चीजों से डरे नहीं, घबराएं नहीं, नई चीजों को देखें, उनको 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 एक्सपीरियंस करें। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा अगर आपको लगेगा कि नहीं दिस इज नॉट फॉर मी, यू कैन ऑलवेज लीव। आई मीन ये कोई जबरदस्ती वाली बात तो है नहीं, लेकिन ये राइट। कि एटलीस्ट उसको ट्राई जरूर करें, उसको एक्सपीरियंस जरूर करें, देखें जरूर कि व्हाट काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट दैट इज योरसेल्फ एंड योर चाइल्ड। तो राइट। इसलिए आई होप कि इंशाल्लाह ताला लोगों को इससे जो है दे विल बी होपफुल एंड दे विल बी मोर क्यूरियस टू नो मोर अबाउट इट। इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच जी। और इसी के साथ ही हम आप सबसे भी इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।